गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू प्रथम मिश्रा लेट्स टॉक स्टॉक्स पर। आज हम बात करेंगे कि क्या हुआ इंडियन मार्केट में, और फिर कुछ हम बहुत ही आज थोड़ा सा बॉन्ड डील्स के बारे में बात करेंगे कि इंडिया और यूएस की बॉन्ड डील्स में क्या चल रहा है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है और उससे कैसे एक किस्म से इक्विटी थोड़ी सी गवर्न हो रही है। और थोड़ा सा हम कुछ स्टॉक्स के बारे में भी पूछेंगे क्योंकि हम इस टॉपिक पे काफ़ी लगातार बात करते आ रहे हैं कि कैसे अब जो स्मॉल कैप्स में काफ़ी इतना जो ब्रॉडर मार्केट है उसमें इतनी ज़्यादा मार धार मच चुकी है कि अब कई स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे प्राइजेस पर आने लगे हैं। और शायद ये एक ऐसा समय है, अगर आप एक साल पहले देखते तो हर स्टॉक इतना ओवर वैल्यूड था, बट पिछले एक साल का करेक्शन जो था उसने कहीं ना कहीं मार्केट को एकदम हम्बल बना दिया है, इन्वेस्टर्स को हम्बल बना दिया है। और हम एक किस्म से देखें तो जो पीछे थोड़ी बहुत उठ उठ के रैली आ भी जा रही थी वो अब स्मॉल कैप में पूरी ही तरीके से बंद हो गई है। तो हमने सोचा था कि शायद यहाँ से दो रास्ते होंगे कि आप शायद आपका निफ्टी चला गया ऊपर तो कहीं ना कहीं अब स्मॉल कैप जो है वो चढ़ के ऊपर आ जाएगा, बट हुआ उल्टा ही थोड़ा सा हो रहा है। या दो ही रास्ते थे, या स्मॉल कैप चढ़ जाता निफ्टी वहीं खड़ा रह जाता, या निफ्टी गिरता और चीज़ें करेक्ट होती। और थोड़ा सा अब निफ्टी पे भी प्रेशर आने लग गया है। वो जो एक ऑल टाइम हाई टूट रहा था वो ऐसे कोई बहुत तगड़े तरीके से नहीं टूटा, बस वो गया जस्ट बाउंड्री लाइन पे, जस्ट ऐसे टच किया और शायद प्लेयर ने जैसे 4 रन भाग लिए, कुछ वैसा ही हुआ है। कि एक जो बोलते हैं कि जैसे महेंद्र सिंह धोनी जैसे चौका मार देते थे कि एकदम रॉकेट की तरह जाता था, जो हम ट्रेस ऑफ बुलेट कहते थे, वैसा तो कुछ नहीं गया। बट आप ऐसा बोल सकते हैं कि जस्ट वो बाउंड्री लाइन तक पहुंचा है, प्लेयर ने उसको जाके, जैसे ऑस्ट्रेलिया के बड़े मैदानों में होता है, प्लेयर ने जाके जस्ट उसको श्रग कर दिया और आपके बैट्समैन ने 4 रन भाग लिए। तो कुछ वैसा ही ऑल टाइम हाई जो है टच हुआ है। पर अगर हम बात करें तो निफ्टी लगभग तीसरे लगातार सीजन में थोड़ा सा निगेटिव रहा। और ये तब बैकग्राउंड है जब आपका एक जीडीपी 8.2 रियल जीडीपी आपने ग्रोथ किया है, जो कि बहुत ही एक किस्म से नंबर्स मैच ही नहीं हो रहे थे। वो हम लगातार इस चैनल पे बात करते आ रहे कि बहुत ही एक एबनॉक्शियस कैलकुलेशन के साथ नंबर आए कि 8.2% रियल जीडीपी, आधा परसेंट इन्फ्लेशन अगर आप बोलो तो इसका ये मतलब है कि आपकी पगार 9% से बढ़ रही है, पर जो महंगाई है वो सिर्फ आधे परसेंट से बढ़ रही है। मतलब आपकी नेट सेविंग जो है वो लगभग आप बोलेंगे कि 16 गुना आपकी नेट सेविंग में इम्पैक्ट आना एक किस्म से चालू हो जाएगा। जितना कि आप बचाए थे कि अगर आप कि आधा परसेंट ही हम कहीं ना कहीं बोलते कि आपको इन्फ्लेशन बीट कर लेना है, पर अगर देश में इन्फ्लेशन आधा परसेंट है जो डेटा बोल रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, बट हाँ अब हम कई किस्म से उस एक किस्म से कैलकुलेशन को थोड़ा सा मरोड़ते तोड़ते एक किस्म से एक कंक्लूजन की तरफ आने की कोशिश हम लगातार करते रहेंगे और धीरे धीरे बात करते रहेंगे। और कहीं ना कहीं डेली हम एक ना एक पॉइंट ऐसे लाते रहेंगे कि क्या ये नंबर्स जो है वो मैच हो रहे हैं, क्योंकि नंबर्स कहीं ना कहीं से तो मैच होते ही हैं। आपकी इकोनॉमी, आप एक नंबर को दे सकते हो, बट अगर बाकी नंबर्स उसके साथ एक किस्म से रिलेट नहीं कर पा रहे तो बहुत ही मुश्किल की बात होती है। बट अगर हम थोड़ा सा बात कर ले कि कैसा था आज का निफ्टी, तो आज भी निफ्टी लगभग आधा पॉइंट नीचे जस्ट 26,000 पकड़ा रहा। और ये थर्ड पॉइंट पर जो मिड कैप 100 है और हम स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं इंडेक्स, वो लगातार डाउनवर्ड प्रेशर में बने हुए हैं। और अगर हम आज का देखें कि फ्लैग बेयरर कौन था मार्केट को नीचे ढकेलने के लिए, वो था निफ्टी प्राइवेट बैंक। तो वहाँ पे थोड़ी सी हमें बिकवाली देखने को मिली है फाइनेंशियल सर्विसेज में भी। कहीं ना कहीं जो इसका एक किस्म से एक तरफा तेज़ी चल रही थी उसको कहीं ना कहीं थाम लिया है, थामा मार्केट ने। और ऑब्वियसली अगर आप निफ्टी लगभग 38% ऑलमोस्ट आपका फाइनेंशियल में है, तो फाइनेंशियल जिधर जाएगा उस तरफ से आपको देखेंगे कि आप निफ्टी थोड़ा सा रहेगा। बट अगर हम बात कर ले कि आज चढ़े कौन सा, तो आज एशियन पेंट लगभग 3% ऊपर था। और अगर आप बात करें तो शायद अगर आपको ऐसे मार्केट को ऊपर लेके जाना है तो एशियन पेंट जैसे शेयर्स को ऊपर ही ले जा सकते हैं, तभी ये सब मार्केट शायद ऊपर की तरफ इन सब लेवल्स पे जाएगी। क्योंकि एशियन पेंट्स काफ़ी उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम ग्रोथ आपको मिली, पर वॉल्यूम 10-11% की आपकी डेकोरेटिव सेक्शन में उनकी वॉल्यूम ग्रोथ मिली है। 6% ओवरऑल पैट आपका बढ़ गया। बट ये पता नहीं एक बेट होगी कि नहीं होगी, बट ऑल दो एक अच्छी मैनेजमेंट, एक लगातार ट्रैक रिकॉर्ड है, तो ऑब्वियसली उसने थोड़ा सा किया। बजाज फिनेंस ने आज हमने देखा कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस में अपना लगभग 2% स्टेक सेल किया है, और प्राइस आज बहुत ही तगड़ा प्रेशर वहाँ पे हमें देखने को मिला। लगभग 95-96 के भाव पे
ट्रेड करने लग गया बजाज हाउसिंग फाइनेंस, और लगभग अभी प्राइस टू बुक में 3.7 के आसपास आ गया है। तो अगर हम देखते रहें तो लगातार एक किस्म से मार्केट में कहीं ना कहीं एक प्रेशर बना हुआ है। पर अगर आप बजाज फाइनेंस को देखें तो वो शेयर जो है वो एक तरफा जो है वो ऊपर की तरफ ही चला जा रहा है, बट बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है वो अब नहीं। और एक समय जब पिछले बार साल लिस्टिंग हुई थी आईपीओ में बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, तो अगर हम बात करते हैं पिछले बार सितंबर में, उसके बाद आप टॉप की जब बजाज हाउसिंग फाइनेंस लगभग 1,51,000 करोड़ की कंपनी हो गई थी, उससे भी ज़्यादा थी थोड़ी बहुत, पर 1,51,000 करोड़ की जब कंपनी थी, और उसके नीचे आप लगा उसके नीचे लगातार आप देखते कि जो हाउसिंग फाइनेंस की जो टॉप 8 कंपनीज हैं उनका समेशन भी 1,51,000 करोड़ नहीं हो रहा था। दे वर फॉलिंग अराउंड 1,47,48,000 करोड़, और उस समय 8 का प्राइस टू बुक चल रहा था और लगभग 15% का आरओई चल रहा था बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, जो कि कहीं ना कहीं आप प्रीमियम दे देते हैं, आप कुछ कर देते हैं तो ठीक है आप कहीं ना कहीं, बट उसे हम बोलते हैं आईपीओ का यूफोरिया जो था वो लगातार था। बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि देखना काफ़ी और शेयर्स ऐसे कंपनीज आ रहे हैं एक एक किस्म से बहुत ही तगड़े वैल्यूएशंस पे लिस्ट हो रहे हैं। क्या पता उनका दास्तां क्या होगी आगे चल के, बट अगर आपके पास ऐसा पोर्टफोलियो में है आपने, क्योंकि मुझे पता है कि 150 के आसपास मेरे आसपास जान पहचान में बहुत लोगों ने बजाज हाउसिंग फाइनेंस में भर भर के पैसा लगाया था, इवन लोन ले लेके भी। तो वो चीज़ आप देखेंगे तो वो एक किस्म से कि आपका जो पब्लिक यूफोरिया वो कहीं आपके ऊपर से चढ़ के ना बोले, उस चीज़ से हमें थोड़ा सा सेव रहना पड़ेगा। बट अगर आज की हम बात कर लें कि कौन सा सेक्टर ने एक किस्म से डिफेंसिव प्ले किया, वो था फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर ने थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले किया, उसी ने आज किस्म से एक मार्केट को और थोड़ा सा जो हम बोल सकते हैं नीचे जाने को थोड़ा सा बचाए रखा। बट अगर हम बात कर ले तो इवन एशियन पेंट्स की भी अगर हम बात कर ले तो आपके जो नंबर्स थे Q2 के एशियन पेंट्स के, वो जैसे हमने बात कर ली कि रेवेन्यू 6% ही था, 10 से 11%, पर इतना लगातार डी ग्रोथ हो रहा था कि या 1-2% की, वो मार्केट को 6%, 10%, 11% भी बहुत तगड़ा लग रहा है। और कहीं ना कहीं जो बिरला ओपस के जब सीईओ एग्जिट किए थे तब भी हमने इस चैनल पे बात करी थी कि क्या बिरला ओपस के जब सीईओ रिज़ाइन कर रहे हैं क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं उस समय की। और उसके बाद आप देखें तो कहीं ना कहीं बिरला ओपस ने थोड़ा सा जो आप बोलेंगे कि उनकी जो एग्रेसिव स्कीम्स भी चल रही थी उनको भी थोड़ा टोन डाउन किया है, और जिससे इम्पैक्ट समझा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जब आप एक किस्म से एक समय मार्केट में घुस जाते हो और एक किस्म से आप ड्यूओपोली या ट्राइपोली में आप घुस जाते हो, तो फिर आप एक किस्म से मेंटेन कर लेते हो आमने सामने की कि मैं भी कमाता हूँ तू भी कमा, दोनों मिल मिल के कमाते हैं या तीनों मिल मिल के कमाते हैं। कुछ ऐसी थ्योरी आप जैसे आप जियो और एयरटेल में देख रहे हैं, अभी टेलीकॉम में तो ऐसा कुछ होता रहता है। तो कहीं ना कहीं बिरला ओपस ने जब एक मार्केट शेयर एक सब्सटैंशियल ग्रो कर लिया, उसके बाद अब आप देखें शायद कहीं ना कहीं पेंट सेक्टर में थोड़ी मार धार कम होगी और कहीं ना कहीं दोनों कंपनीज अब प्रॉफिट कमाने के लिए जाएंगे, और वो चीज़ हमें वापस जो है वो कहीं ना कहीं हमें मिलने को दिखने लग जाएगा। बट अगर हम बात कर ले एयरटेल जो था वो भी आज थोड़ा सा ऊपर था, हमने देखा था कि काफ़ी हमने लगा था इसके बारे में बात करी कि कैसे हर प्राइस पे आके आपका कहीं ना कोई आके भारतीय एयरटेल को सेल कर दे रहा है, कोई ना कोई प्रमोटर तो, या कोई ना कोई एक एंटिटी आके सेल कर दे रही है भारतीय एयरटेल को। बट वही भारतीय एयरटेल आज भी थोड़ा, बट जो आरपू की स्टोरी है, जो 4x 5G 4G 5G कैपेक्स की जो स्टोरी है, वो कहीं ना कहीं है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो बैलेंस इनका मॉडल है, और बहुत ही कैश गजलिंग मॉडल है इनका। तो कहीं ना कहीं ऐसे शेयर्स को गिरने में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी और इतना कैश कमा रहे होते हैं और लगातार जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो अब आप जितना ज़्यादा किस्म से टैरिफ बढ़ाते चले जाएंगे, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं मार्केट में उस हिसाब से जो आपका प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा जो पैसा जो बढ़ेगा वो सीधे सीधे आपके बॉटम लाइन में आएगा। बट उसके पहले अगर हम बात कर ले कि टॉप बॉटम की, तो वहीं से हमारी एक और जो स्टोरी है वो इरप्ट हो जाएगी। तो इंडिगो जो था वो आज थोड़ा सा आज काफ़ी 1.5% 2% लगभग डाउन था इंडेक्स का, ऑलमोस्ट वन ऑफ द टॉप लूजर्स था। बट अगर आप उनको देखें तो लगातार जो है वो
एक तो उनको जीएसटी डिमांड नोटिस चल रही है, और दूसरा अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट आज इंडियन रुपी डॉलर 90 रुपये छू गया है। तो कहीं ना कहीं इनका जो फॉरेक्स एफएक्स पे भी डिपेंड होते हैं ये बिजनेस, तो इनको थोड़ा सा हर्ट हो रहा है। रुपए लगातार कमज़ोर हुए जा रहा है। और हमने भी, और हम लगातार इस चैनल पे डेली वीडियो बनाते हैं, तो हमने ये चीज़ एक किस्म से बता रखी है कि जब तक एकदम रुपए एक स्टेबलाइज स्टेज पे नहीं आ जाता, आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एफआईज इस देश में आएंगे और पैसा डालेंगे और कहीं ना कहीं मार्केट जब तक करेंसी में डिस्टेबलाइजेशन होगा वो जाके रुकती नहीं है। ऑल दो 93 पे 4 दिन में चली जाए और वहाँ जाके थम जाए, इट विल बी ऑल्सो बी अ गुड स्टोरी। बट अगर आप देखेंगे कि एक फाइट चल रही है आरबीआई के बीच और कहीं ना कहीं मार्केट फोर्सेस के बीच, कि उसको कहाँ पे एक जद्दोजहद चल रही है कि कहाँ पे उसको थाम के रखना है, तब तक कहीं ना कहीं एक सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक बनी रहेगी मार्केट्स के लिए। और वहीं से अगर हम बात कर ले तो वो एक किस्म से वो चीज़ें लगातार बनती आ रही हैं। आईसीआईसीआई बैंक में भी आज काफ़ी 1.5% के लगभग की गिरावट हमें देखने को मिली। पर वो जो था उसके रिलेटेड हमने एक वीडियो बना रखा है कि कैसे जो आपके निफ्टी बैंक है उसमें रीशफलिंग होने वाली है, रीस्ट्रक्चरिंग होने वाली है। जो अभी तक आपके 12 स्टॉक्स थे उसको बढ़ा के 15 करने की उम्मीद है। तो उसमें कई शेयर्स, येस बैंक जैसे शेयर्स आने हैं, तो अब वहाँ पे कहीं ना कहीं डिमांड होगी। और एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, इन तीनों बैंकों का जो वेटेज है उसको कहीं ना कहीं ट्रिम किया जाएगा। मतलब उनको जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको किसी ना किसी कार्ड से वो चीज़ें सेल करनी पड़ेंगी, और जो इंडेक्स में ऐड ऑन हो रहा है उसको आपको एक्स्ट्रा बाय करके अपने इंडेक्स में डालना पड़ेगा, ये पैसिव फंड्स में। तो ये सब चीज़ें हो रही है और इसका थोड़ा जो है वो हमें असर अब जो है वो दिख रहा है मार्केट में। बट अगर आप देखें तो थोड़ा मार्केट चल के एक फाइनेंशियल सेक्टर जो काफ़ी स्ट्रांग रहा है इस मार्केट में, उसने कहीं ना कहीं पैसा बना के एक सेफ बेट एक किए, और एक प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनीज जो हैं इन्होंने एक अच्छा पैसा बनाया हुआ है इस मार्केट में। तो वो चीज़ हमें उस हिसाब से थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। बट अगर हम बिटकॉइन की बात कर लेते हैं, बिटकॉइन के बिना थोड़ी बातें अधूरी अधूरी सी लगती हैं, कि कहीं ना कहीं बिटकॉइन जो है वो अभी सेंटिमेंट गवर्न कर रहा है। और अगर आप देखेंगे कि मार्केट के ट्रिगर्स क्या है, तो वो है जापान का बॉन्ड डील, और फिर वहाँ से जापान का बॉन्ड डील में जो भी होता है उसके बाद फिर आप देखेंगे कि बिटकॉइन में असर आता है, फिर उसके बाद ग्लोबल इक्विटीज़ जो है वो हिलने लग जाती है। अब इसी से एक किस्म से दिलचस्प एक किस्म से डेटा है, थोड़ा सा हाई लेवल है, बट अगर आप इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो इंडिया की जो बॉन्ड डील्स है और वर्सेस यूएस की बॉन्ड डील, ये आप देखते हैं कि कितना डिफरेंस चल रहा है। और ये लगभग 250 बेसिस पॉइंट क्रॉस कर गई है। 250 बेसिस पॉइंट है, मतलब यूएस की 10 ईयर जो कि लगभग 4.1% के आसपास चल रही है, और इंडिया की 10 ईयर जो कि लगभग आप मान सकते हैं 6.6 के लगभग चल रही है, वो 6.6 के लगभग, वो लगभग 2.5% का डिफरेंस दोनों में आ गया। और जब अभी रिसेंटली रेट कट हुए थे आरबीआई ने, तो ये जो डिफरेंस था ये घट के 189 बेसिस पॉइंट पे आ गया था। और जो कि बात की जाती है तो ये शायद एक डिकेडल लो आ चुका था कि इतना कम डिफरेंस कैसे हो सकता है। बट उसके बाद अगर आप देखेंगे तो रुपए जैसे वीक हो रहा है, तो आप देखेंगे ये बॉन्ड यील्ड लगातार चढ़ती चली जाएगी, बॉन्ड यील्ड डिफरेंस जो होता है ये लगातार चढ़ती चली जाएगी। और इंडियन गवर्नमेंट को भी एक किस्म से बहुत हैवी इशुएंस करनी है, और जितना भी ज़्यादा आप प्रेशर करेंगे एक हैवी इशुएंस का, आप देखेंगे कि बॉन्ड यील्ड्स नहीं थमने वाली हैं, बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाती जाएंगी। 1 दिसंबर में रेट कट की बात हो रही है कि आरबीआई शायद डाल देगा, रेट कट कर देगा, बट वो चीज़ देखने की बात होगी कि कितना रेट कट आता है। पर अगर रेट कट आता भी है उसको लेके भी मार्केट अगर एंटिसिपेटेड है, तब भी अभी 10 ईयर जो है वो 6.6% पे ट्रेड कर रही है, 2.5%। अब ये सीसॉ इम्पैक्ट होता है। सीसॉ इम्पैक्ट क्या होता है कि आपको एक तरफ भार ज़्यादा रखना पड़ता है, जैसे कि आप दोनों तरफ एक किस्म से स्टेबलाइज कर डालो। तो अब जैसे जैसे बॉन्ड डील ज़्यादा बढ़ती जाएंगी इंडिया की, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ एक लुक्रेटिव हो जाएगी कि इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करने को फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स एज कंपेयर टू बेटिंग ऑन यूएस। तो फिर जैसे जैसे आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा, बहुत कम हो गया था इंटरेस्ट रेट। और अगर आपको 410 बेसिस पॉइंट आपको 4.1% पे आपको यूएस में यील्ड मिल रहा है विदाउट हैविंग एनी करेंसी रिस्क, और वही आपको अगर यूएस की और आपको इंडिया में इन्वेस्ट करने को मिल रहा है लगभग इन्वेस्टिंग एट अराउंड 5.9% या 6% या 5.67%,
तो आप देखेंगे कि एक किस्म से डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है, और दुनिया जो है वो इंडिया से पैसे निकालेगी और कहीं ना कहीं यूएस में डंप कर देगी वो पैसा, या फिर एक किस्म से जहाँ हाई इंटरेस्ट मिलेगा, जहाँ एफएक्स कॉस्ट हेजिंग के लिए उतना उनको पे नहीं करना पड़ेगा, तो इस हिसाब से फिर ये चीज़ होगी। और जैसे ही अब ये चीज़ें हो रही हैं तो आप देख रहे हैं कि यूएस की इंडिया की बॉन्ड डील कहीं ना कहीं बढ़ जा रही है, और एक समय वो ऐसा इक्विलिब्रियम एक सेटअप हो जाएगा जहाँ पे आप देखेंगे कि जो अब जहाँ पे लुक्रेटिव हो जाएगा इंडिया में इन्वेस्ट करना, उस दिन आप देखेंगे कहीं ना कहीं एफआईज जो है वो पैसा इन्वेस्ट करना थोड़ा सा जो आपका आउटफ्लोज है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा थम जाएगा। अब इसके बारे में बहुत डिटेल में भी बात कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा बहुत ही पेट टॉपिक है, और जैसा कि अगर आप मेरे बारे में देखेंगे तो मैं कहीं ना कहीं इस मार्केट को बहुत ही ज़्यादा 6 साल से ट्रेड करता आ रहा हूँ। यूएस इंटरेस्ट रेट, स्विट्ज़रलैंड इंटरेस्ट, तो इन सब टॉपिक्स पे मुझे काफ़ी मज़ा आता है जब बॉन्ड डील्स के रिलेटेड टॉपिक पे बातें हो रही होती है, उसको कैसे आप इक्विटी से फंड करते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी आप देखेंगे कि इक्विटी में अगर बॉन्ड्स में सेल ऑफ हो रहा है, बॉन्ड्स का सेल ऑफ मतलब होता है वहाँ की बॉन्ड डील बढ़ रही है, तो वहाँ की इक्विटी को चढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि बैंक्स वगैरह हर कोई एक एमटीएम लॉसेस में बैठने लग जाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं से उसको फंड करना पड़ता है। बस इस बार की थोड़ी कहानी डिफरेंस है कि बॉन्ड डील में जब इतना डिफरेंस है, क्योंकि पहले जापान बहुत कम इंटरेस्ट पे बैठा रहता था, बट अब जापान भी काफ़ी ऊपर इंटरेस्ट रेट पे जा चुका है, वहाँ की भी 10 अपने 15, 16, 17 साल के हाई पे बैठी हुई लगभग 10 या 1.84% पे आ चुकी है। तो उस हिसाब से हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी। बिटकॉइन की अगर हम बात करें, जहाँ से हमने टॉपिक शुरू किया था, तो बिटकॉइन ने थोड़ा सा उछाल मारा। और अगर आपको बॉन्ड यील्ड्स के बारे में नहीं समझ में आया, आप थोड़ा सा डिटेल टॉपिक जानना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में, तो आप ज़रूर हमें कमेंट में लिख दीजिए, हम इस टॉपिक को ज़्यादा समझा लेंगे, या फिर आप इस पार्ट को एक बारी से दोबारा भी देख लें, और इसके बाद आपको जो नहीं समझ में आया, क्या लिंकअप नहीं समझ में आया, आप हमको ज़रूर कमेंट में भेजें। और अगर आप चाहें तो हम एक अलग से वीडियो बना देंगे इस पूरे बॉन्ड डील्स, बॉन्ड्स को समझना क्या होता है, कैसे बॉन्ड्स के आसपास कैसे दुनिया बढ़ती है, क्योंकि इक्विटीज से एक किस्म से बहुत ज़्यादा लिक्विड होती है आपकी बॉन्ड मार्केट, और बॉन्ड मार्केट बहुत ही एक किस्म से फॉरवर्ड लुकिंग, और आपके 30 ईयर तक बॉन्ड डील होता है, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट प्राइसिंग कर रही होती है 30 ईयर की भी समझ है एक किस्म से। तो बॉन्ड डील काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी इक्विटी को देखने के लिए, और इक्विटी से आप बॉन्ड्स ट्रेड कर सकते हो, बॉन्ड से आप विक्स पे जा सकते हो, तो ये पूरी एक किस्म से चेन बन जाती है, और फिर आप एक किस्म से एक अच्छे ट्रेडर बन पाते हो, और एक ग्लोबल न्यूज़ के हिसाब से आप कहीं ना कहीं फिर आपके लिए इन्वेस्ट करना, चाहे यूएस स्टॉक्स हो चाहे इंडियन स्टॉक्स हो, वो एक काफ़ी ईजी चीज़ें बनने लग जाती हैं। बट अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन ने थोड़ा सा उछाल मारा, लगभग 87,000 के आसपास आ गया है, बट वो हमें देखना पड़ेगा कि आगे क्या चलता है, और काफ़ी एक किस्म से इंटरेस्टिंग है। बट जो यूएस मार्केट थी वो गिर रही थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, मंडे को जब मार्केट खुली लगभग 2-3 दिन बाद, तो आपने देखा कि लगातार एक किस्म से प्रेशर बना हुआ था। और वही बात है कि बॉन्ड डील बढ़ रही है, जापान में सुबह बॉन्ड डील बढ़ती है, रात के 4 बजे बिटकॉइन में इंडियन समय अनुसार आईएसटी में एक सेल ऑफ आता है, और फिर आप देखते हैं कि इक्विटी पे लगातार प्रेशर बनना बहुत ही लाजमी था, और वो प्रेशर लगातार बनता चला गया, एंड इट वाज समथिंग इनएविटेबल जो आप कर सकते हो। बट उसके बाद कहीं ना कहीं चीज़ें स्टेबलाइज हुई हैं, और जापान में जो ट्रिगर हुआ था वो वहाँ के जो सेंट्रल बैंक के हेड है, गवर्नर है, उन्होंने बोल दिया था, शायद उन्होंने सिग्नल दे दिया था मार्केट को कि हम आके रेट हाइक कर सकते हैं। तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं, और अब जो लगातार जो रुपए वीक होता चला जा रहा है, उस पर भी एक किस्म से इंडिया की नज़र बनी रहेगी, और वो एक किस्म से फाइट होगी आरबीआई वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट, आरबीआई वर्सेस मार्केट फोर्सेस की, क्योंकि बहुत सप्लाई आ रही है, बहुत बॉन्ड्स इशू होने हैं, और मार्केट में उतना ज़्यादा डिमांड नहीं है बॉन्ड्स के लिए। मतलब अगर डिमांड नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं बॉन्ड्स के यील्ड जो है, आपका इंटरेस्ट रेट जो है बॉन्ड के, वो आपको बढ़ाना पड़ता है, सो दैट आपके पास इन्वेस्टर्स आ जाएँ, और एफपीआईज आ जाए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वो आएँ और आपके बॉन्ड्स को खरीद लें। बट अगर हम थोड़ा सा बात कर ले कि कैसे एक किस्म से जीडीपी का भी फिगर मैच नहीं हो रहा है, तो एक M3 मनी सप्लाई होती है, वो आप गूगल कर सकते हैं M3 मनी सप्लाई की, कितना पैसा फ्लो हो रहा होता है सिस्टम में, तो M1 M2 M3 मनी सप्लाई होती है, तो उसके हिसाब से लगभग 1.5 1.3 1.5 टाइम्स ऑफ जीडीपी चलती आई है।
पर वो जो सप्लाई है वो लगभग 8% के आसपास ही चल रही है इस समय इंडिया में। इसका की मतलब है कि कहीं ना कहीं जीडीपी आपकी 4 5 6% के दरमियान ही है जो चीज़ें हो रही हैं। बट हम बस हम ऐसे ही जो हमें डेटा मिल रहा है हम उसको कोरिलेट करने देखने के लिए, और अगर आप कंपनीज के रिजल्ट देखेंगे तो इतनी जीडीपी जैसी कुछ बात हो नहीं रही, क्योंकि अगर जीडीपी 8% हो रही है तो मतलब हर टॉम डिक एंड हैरी जो है वो 8% से ऑलमोस्ट ग्रो कर ले जाएगा। फिर जो आपके अच्छे रहेंगे वो 20 25% से ग्रो करेंगे, जिनके पास प्राइसिंग पावर होगी, जो टॉप कंपनीज होंगी, और दुनिया पूरी आएगी। बट हमने आईएमएफ के डेटा की बात करी है, बट वो थोड़ा चीज़ें हैं। अब हमने थोड़ा सा आईपीओ से रिलेटेड बात करी थी कि कैसे आईपीओ में एक किस्म से बहुत ज़्यादा तेज़ी बन रखी है, और बजाज हाउसिंग फाइनेंस का हमने बात करी कि कैसे एक साल में शेयर ऑलमोस्ट आधे आने लग गया, वो भी बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनी, और एक नॉर्मल मार्केट सिनेरियो में। पर उसी हिसाब से अगर हम देखें तो वेकफिट जो है आपके वो आईपीओ लेकर आ रहा है लगभग 6,400 करोड़ मार्केट कैप में। वही अगर आप देखें तो शीला फोम जो उस मार्केट लीडर का कैप है वो लगभग 6.6 हज़ार करोड़ के आसपास, मतलब दोनों ही ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे आ जा रहे हैं। तो एक किस्म से बहुत ही किस्म से मार्केट में आईपीओ के लिए अभी भी उतनी डिमांड है, पर जो मार्केट में जो शेयर्स पड़े हैं उनके लिए हमें कोई डिमांड नहीं दिख रही है, कुछ भी नहीं दिख। पर आईपीओ के लिए जो एफोरिया है वो एकदम पीक कर रहा है, एकदम डाइकोटमी बन के बैठी हुई है कि एक तरफ आपके पैसा ही पैसा है, पर दूसरी तरफ कुछ नहीं है। बट पराग मिल्क के बारे में अगर हम बात कर ले, पराग मिल्क फाइनेंशियली हम अच्छी कंपनी लगती है। बट अगर हम देखें तो मार्च 2024 में अगर आप देखेंगे तो मार्केट से उनके प्रमोटर्स ने लगभग अगर हम बात करें 195 200 के आसपास, 190 से 200 के बीच माल उन्होंने उठाया था। पराग के शेयर्स उन्होंने खुद बाय किए थे, और अब जो है लगभग 360-65 के बीच वो लगातार आके मार्केट में शेयर सेल करते चले जा रहे हैं। तो थोड़ा सा हम बता देते हैं इस सब चीज़ों के बारे में कि अगर आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा मिले कि अगर आप इफ़ी हो कि आपको सेल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कहीं और लगाना चाहिए, तो इस हिसाब से आप चीज़ें ज़रूर थोड़ा सा देख सकते हो। बट उसके बाद फिर एक EFCI लिमिटेड कंपनी है, EFC इंडिया लिमिटेड कंपनी है जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट ग्रो कर रही है। उसमें प्रमोटर्स ने ऑलमोस्ट अपनी होल्डिंग 27% से बढ़ा के 60% कर लिया। वो कंपनी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, आपके कोवर्किंग स्पेस में है, पर वो कई चीज़ें कर रहे हैं, तो शायद उस हिसाब से मार्केट उनको प्रीमियम उतना ज़्यादा नहीं देता है। अब दूसरी बात भी है कि वो हर सेगमेंट में घुसे हुए हैं, वो फर्नीचर बिल्डिंग भी अपनी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कोवर्किंग स्पेस में भी हैं। तो मार्केट को वही सम ऑफ द पार्ट गेम में उतना मज़ा नहीं आ पाता है, वो प्योर प्ले चाहते हैं मार्केट, और अगर आप इतनी ज़्यादा चीज़ें दे देते हो तो मार्केट एक किस्म से बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसको वैल्यूएशन देना उन चीज़ों को। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो वहाँ पे एक काफ़ी तेज़ी बन के आई हुई है मार्केट में। तो वहाँ पे प्रमोटर ने खुद बाय किया और वो शेयर लगातार चलता नीचे ही गिरता चला जा रहा है। तो वैसे चीज़ें आप ज़रूर देख सकते हैं। बट हम थोड़ा सा अगर बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो बनता कैसे है। तो बीएसई स्मॉल कैप की अगर हम बात कर ले, तो अगर आप बाकी इंडेक्स देखते हैं जैसे निफ्टी 50 हो गया, S&P 500 हो गया, डाउ जोन्स 30 हो गया, सेंसेक्स 30 हो गया, फिर आप देखेंगे कि ऐसे जितने भी आप इंडेक्स देखेंगे स्मॉल कैप 150, तो ये जो बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स है वो अगर आप देखेंगे तो उसमें लगभग जो क्राइटेरिया है वो है कि वो जो बॉटम का 15% ऑफ बीएसई पे जितने भी कंपनी लिस्टेड है उसका मार्केट कैप उठा के वो कंपनी लिस्ट करते हैं। मतलब कोई एक किस्म से नंबर नहीं है कि उसमें उतने शेयर होने चाहिए। तो लगभग इस समय 1227 शेयर्स उस इंडेक्स में हैं, और अगर आप बात कर ले तो वो क्वार्टरली उन पर रिव्यू किया जाता है, और लगभग साल भर में वो सारे स्टॉक्स चेंज कर दिए जाते हैं। तो 700 से 1300 के बीच कहीं ना कहीं उसमें स्टॉक्स रहते हैं, और जो टॉप मतलब एक ही दो स्टॉक आप पाएंगे जिनका वेटेज 1% 2% से ऊपर रहता है। तो आप ये नहीं पाएंगे कि कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक जाके उसको खींच ले या गिरा दे, तो काफ़ी हेज रहता है। और फिर अगर हम बात कर ले जो उसका जो मीडियन होता है वो लगभग 3160 करोड़ पे रहते हैं। जो सबसे छोटी कंपनी है वो 99 करोड़ की है, जो सबसे बड़ी कंपनी है वो 54,000 करोड़ की है। तो एक किस्म से बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम है
फिर अगर आप इनमें देख ले तो निफ्टी 50 में जैसे अभी हमने बात की थी कि जो आपका फाइनेंशियल्स है वो लगभग 38% के ऑलमोस्ट रहता है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन की तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो है वो 22% है, इंडस्ट्रियल 21% है, और जो फाइनेंशियल है वो 17% है। और एक इंटरेस्टिंग रेशियो आता है आपका निफ्टी वर्सेस स्मॉल कैप का, तो वो आप देख सकते हैं कि जब वो बुल मार्केट में वो रेशियो एक तरफ हो जाता है और बियर मार्केट में वो रेशियो एक तरफ हो जाता है, और जब नॉर्मल मार्केट कंसोलिडेट तो वो बीच में कहीं रहता है। तो उससे आप कहीं ना कहीं मार्केट का एक जो सेंटिमेंट है वो जान सकते हो। अगर स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो बहुत ही ऊपर जा रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी, मतलब मार्केट में पीक बुल रन है, और अगर वो लोअर साइड पे आ चुका है मतलब पीक पेसिमिज्म आ चुका है कहीं ना कहीं, तो उसको आप जरूर एक मैट्रिक्स की तरह आप देख सकते हो, एक बहुत ही वेल डिफाइंड नंबर वाला मैट्रिक्स है। तो इसलिए हमने सोचा कि इसको जरूर दे दिया जाए आपको। एक कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मैथमेटिकल कंप्यूटेशन अगर हमें मिल जाए तो बहुत इजी हो जाता है मार्केट के सेंटीमेंट को गॉज करना। तो वो एक किस्म से ये कहीं ना कहीं आपके मैथमेटिकल सेंटीमेंट को गॉज करता रहेगा, और जब भी आप जरूरत हो आप इस पर जोर जाके देख सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच। हमने बहुत सी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी हैं, और हम चाहते हैं कि जब ऐसी मार्केट हो रही हो तो हम और एनर्जी के साथ आएँ और आपको उतनी ही ज़्यादा डिटेल में चीज़ें बताएं, जैसे कि आपके लिए थोड़ा डिसीजन मेकिंग ईजी हो। और मार्केट बहुत बोरिंग है, मार्केट रोज़ नीचे मार रही है, नहीं चाहते कि आप एक इस मार्केट का दामन छोड़ें या फिर इस मार्केट को छोड़ के आप निकले। तो वहीं ना कहीं हम और एनर्जी पुट करते हैं इस समय, और इस समय एक बहुत ही एफर्ट मारने का समय होता है, जहां आप एफर्ट मारेंगे तो आपको कहीं ना कहीं सोने और डायमंड्स आपको मिल सकते हैं। तो इस चीज़ के कारण ये समय काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो आप एनर्जी डालते रहे, आपको इस समय अच्छी स्टडी करनी चाहिए, और हम उतनी ही बेहतर किस्म से एक नई नई इन्फॉर्मेशन ला के दे रहे, रेदर ऑन कंसंट्रेटिंग ऑन वन शेयर। हम चाहते हैं कि पूरे मार्केट का आपको डाइवर्स व्यू मिलता रहे, तो उस हिसाब से। पर आप ज़रूर हमें फीडबैक भेजें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल को प्लीज़ ग्रो करने की एक किस्म से अगर आप शेयर करेंगे तो चैनल ग्रो होगा। अपने दोस्तों फैमिली मेम्बर से ज़रूर अगर वो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं, इस चैनल से ज़रूर इंट्रोड्यूस कराओ। कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि ये चैनल एक आपका गो टू चैनल बने दिन का, जहाँ पे हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन ला के अंडर वन रूफ दे दें, और एक हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, नो नॉइज़, और एकदम प्योर हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन से हम लोड करें। सो थैंक यू सो वेरी मच। और आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप हमें ज़रूर फीडबैक में लिख के हम उसको वापस क्लियर करेंगे, और अगर बहुत डिटेल होगा तो हम उस पर एक वीडियो भी बनाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच।